दोस्तों यूएसएसआर जो अब टूट के रशिया बन गया है और यूक्रेन के बीच में क्या विवाद है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। और दोस्तों यूएसएसआर दुनिया का इतना बड़ा देश कैसे बना, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सोवियत संघ भी कहते हैं। दोस्तों रूस की क्रांति के बाद रूस जो था वो एक संगठन बन गया जिसका नाम हम लोग सोवियत संघ जो कहते थे, और इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। इसी के बाद दोस्तों ये एक बहुत बड़ा देश बना और इसमें 15 छोटे छोटे देश भी मिलते थे, जिसमें यूक्रेन भी 1922 में यूएसएसआर में शामिल हुआ और अलग हो गया 1991 में। दोस्तों यूएसएसआर ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और फिर 15 देशों में टूट गया। इन 15 देशों के नाम अर्मानिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। दोस्तों यहीं से टूटा था यूक्रेन। दोस्तों यूक्रेन में 1991 से लेकर 2014 तक सब सही चल रहा था। यूक्रेन का अलग होने में 1991 जब यूक्रेन अलग हुआ तब से लेकर 2014 तक यूक्रेन में सब सही था। दोस्तों 2014 में क्या हुआ, यहाँ के राष्ट्रपति थे पेट्रो पोरोशेंको, यूक्रेन के राष्ट्रपति थे ये। दोस्तों ये जो थे रूस के समर्थक थे। तभी दोस्तों रूस इनसे कह रहा था कि तुम यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में शामिल मत करो, क्योंकि दोस्तों इसमें अमेरिका की एक चाल थी कि वो यूरोपीय यूनियन में पहले शामिल करवाता था, उसके बाद उसको नेटो का सदस्य बना लेता था। नेटो में दोस्तों सारे देश मिल के मारते हैं, और दोस्तों नेटो में सारे ही खतरनाक देश हैं, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और बहुत से ऐसे ही देश। हाँ तो दोस्तों पेट्रो रूस के समर्थक थे, लेकिन वहाँ यानी कि यूक्रेन की जनता यही चाह रही थी कि वो यूरोपीय यूनियन में जाए, और रूस की बात मान के दोस्तों पेट्रो ने अपना डिसीजन बदल दिया। और इसी से दोस्तों जो वहाँ की जनता थी जो यूरोपीय यूनियन में जाने के लिए कह रही थी, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति यानी कि पेट्रो के खिलाफ विरोध करने लगी। तभी दोस्तों वहां से जो पेट्रो थे वो वहां से भागकर रूस में आ गए, और यूक्रेन में एक सरकार आई जो यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए हामी भर दी। और इसी से दोस्तों रूस नाराज होके यूक्रेन का निचला पार्ट जो क्रीमिया है वहां पे हमला करके वो क्रीमिया अपने कब्जे में कर। उस समय भी दोस्तों जो दुनिया के पश्चिमी देश थे वो भी रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे। और दोस्तों दुनिया के जो 8 शक्तिशाली देश थे दोस्तों, ये 8 देश थे यूनाइटेड किंगडम, रशिया, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस। और दोस्तों वो जो क्रीमिया पे कब्जा करने की वजह से रूस को भी G8 कंट्रीज से बाहर निकाल दिया। फिर दोस्तों वो G8 से G7 हो गया। दोस्तों फिर एक एग्रीमेंट साइन करने के बाद यूक्रेन और रशिया के बीच में उस समय की लड़ाई बंद हो गई। पर दोस्तों फिर 2017 में फिर गड़बड़ हो गया जब यूक्रेन ने नेटो ज्वाइन करने के लिए फैसला किया। दोस्तों नेटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। दोस्तों इसमें भी सारे ही खतरनाक देश थे, और ये सारे मेनली रूस को ही काउंटर करने के लिए बनाए गए थे। और दोस्तों इस जो नेटो है उसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर ये 30 देश किसी देश को मारे तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कोई देश नेटो के 30 देश में किसी एक को भी मारेगा तो वो नेटो के 30 देश मिल के मारेंगे। और अगर दोस्तों यूक्रेन नेटो का सदस्य बन गया तो नेटो के हिसाब से नेटो के किसी भी देश की सेनाएं आपस में मतलब अलग अलग देशों में जा सकती थी। और इसमें रशिया का घाटा ये था कि ऐसे अमेरिका की सेना भी यूक्रेन में आराम से आ जा सकती थी, और अगर अमेरिका ने एक गोली चलाई और अगर रूस ने भी वापस गोली चलाई तो नेटो के पूरे 30 देश मिलकर रूस को मारेंगे। अब दोस्तों यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने 2014 में सबसे पहले ही क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया। अब क्रीमिया के बगल में जो सागर है वहां पे रूस ने अपनी नौसेना लगाई दी, और यूक्रेन के बॉर्डर पे अपनी सेना लगा दी, और ऊपर के देश बेलारूस में भी रूस ने अपनी पूरी सेना भरी ली। और इन सबको कुल मिला के बात ये बनती है कि रूस ने अब यूक्रेन की पूरी चारों तरफ से घेर लिया है, और अब यूक्रेन को छोड़ेगा तो है नहीं रूस। और दोस्तों रूस का मास्टर प्लान ये है कि वो देखिए नौसेना से भी अपना हमला कर रहा है, थल सेना से भी कर रहा है और वायुसेना से भी कर रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि रूस की डिमांड क्या है यूक्रेन पे हमला बंद करने की, मतलब युद्ध बंद करने की क्या मांग है रूस की। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात ये है कि नाटो लिखित दे कि वो अब कभी भी यूक्रेन को अपने नेटो में ज्वाइन नहीं करेगा। रूस का दूसरा डिमांड ये है कि जो एस्टोनिया, लिथुआनिया और भी कई जो उसकी राजधानी के पास हैं उन सब में से जो नेटो ने अपनी सेना बिठाई हुई है वो वापस बुलाए वापस अपने पास। यहाँ तक कि दोस्तों रशिया में खुद जो रशिया में रहने वाले लोग हैं वो खुद विरोध कर रहे हैं कि ये युद्ध बंद करे पुतिन, लेकिन पुतिन भी इतने मास्टरमाइंड है कि वो इन सब का पता ही नहीं लगने दे रहे हैं बाहर की दुनिया को।
अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसमें भारत का क्या नुकसान और क्या फायदा है। दोस्तों जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसके रेट बढ़ने वाले हैं, पेट्रोल का रेट फिर से 105 या फिर 110 ऐसे ही होने वाला है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल सबसे ज्यादा रशिया से आता है और भी कई देश है, मगर जो मेजर रोल प्ले करता है पेट्रोल में वो हमारा रशिया है। और जो सनफ्लावर और जिससे रिफाइंड वगैरह बनाए जाते हैं वो सब 80% आता था यूक्रेन से, और वहाँ जंग छिड़ी हुई है तो वो ज़्यादा रेट बढ़ जाएंगे उसके। और जो दवाइयाँ हैं वो यूक्रेन के लोगों को महंगी पड़ेंगी, क्योंकि जो दवाइयों का जो मेजर रोल है वो इंडिया प्ले करता है यूक्रेन में, क्योंकि इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट होती हैं दवाई यूक्रेन के लिए। गेहूं के लिए एक चीज़ का प्रॉफिट ये है क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक हैं। यूक्रेन के पास गेहूं का बहुत बड़ा भंडार था। यूक्रेन में एक घास का मैदान था जिसे कहते हैं स्टेपी, उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि गेहूं वहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादक होता है। और जो गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो इनके यहाँ गिरेगा और इनके यहाँ के रेट बढ़ेंगे। और इसी बीच भारत भी जो गेहूं होता है वो यूक्रेन और रशिया के बीच में बेच सकता है। हालांकि दोस्तों रूस जो है वो अपनी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखे पहले से ही, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा कुछ हुआ तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को पहले से ही कंट्रोल में रखता है। तो दोस्तों ये थी पूरा जो विवाद चल रहा है, ये था पूरा विवाद। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मुझे इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों धन्यवाद।